हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के 8 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, जैसा कि आपने देख भी लिया होगा। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया तो वीडियो को अंत तक देखना। ये इस वीडियो में आपको दोस्तों आंसर के साथ बताऊंगा, मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर भी बताऊंगा, आसान से आसान बताऊंगा। अगर इन क्वेश्चन को आप तैयार कर जाते हो तो अच्छा खासा नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। फिजिक्स में 85-90 के बीच में आपका आ जाएगा। लेकिन मेरे भाई करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके बोर्ड एग्जाम पेपर तक बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होगा। मेरे भाई आज की वीडियो में ये बताऊंगा जितने 8 महत्वपूर्ण परिभाषाएं, 8 महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, ये फिजिक्स सेकंड का है। मेरे भाई फिजिक्स सेकंड का है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए अगर वीडियो क्लिक किया गया है तो वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आसान से आसान बताऊंगा। चलिए आइए देखते हैं। मेरे भाई पहला नंबर क्या लिखा है, कला संबंध शोध किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। अभी बता रहा हूँ सारा आंसर के साथ। दूसरा नंबर क्या है, कार्यफलन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। तीसरा नंबर क्या लिखा है, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन इस तरीके लिखा रहेगा, देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक मेरे भाई। चौथा नंबर क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की नियम लिखिए। टॉप 10 का क्वेश्चन, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आंसर के साथ बताऊंगा। पांचवा नंबर क्या है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसकी आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। सारी चीजें बताएंगे यार, देखो तो। छठा नंबर क्या है, नेत्र की संवेदन क्षमता। ये सारे के सारे दोस्तों फिजिक्स सेकंड का है, नहीं समझे, फिजिक्स सेकंड का है मेरे भाई। जो सेकंड वाला क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, नहीं वहां से क्वेश्चन सारे उठाए गए हैं, सारे टॉप के हैं। ठीक मेरे भाई। फिर क्या लिखा है, सातवां नंबर क्यूरी की परिभाषा लिखिए। क्यूरी की परिभाषा लिखिए। छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, आपने शायद इस पर गौर भी ना किया होगा, देखा भी ना होगा कि क्यूरी कहां पर है, लेकिन ये फिजिक्स में ही है, सेकंड पार्ट में। इसको भी आंसर के साथ बताऊंगा। आठवां नंबर क्या है, समस्थानिक तथा समभारिक का अर्थ दो उदाहरण द्वारा समझिए। समस्थानिक समभारिक सबसे लास्ट लेसन का है, आंसर के साथ बताऊंगा, आसान से आसान बताऊंगा। अगर आपने वीडियो क्लिक किया है तो वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। चलिए मैं बात करने वाला हूँ पहले नंबर। तो अब हम बात करते हैं पहले नंबर के। पहले नंबर लिखा है, कला संबंध शोध किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। इसका आंसर हम बता दें दोस्तों, आसान से आसान, कि ऐसे दो स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है उसे हम कला संबंध शोध कहते हैं। बहुत आसान है। अब रही बात कितने नंबर का आएगा मेरे भाई, तो ये 3 नंबर का आता है और कई बार पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे दो स्रोतों जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है उसे हम कला संबंध शोध कहते हैं। इतना करके आपको छोड़ देना है, गारंटेड है आपका 3 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा। इसमें कोई शिकायत नहीं, लगातार 3 नंबर में ही पूछा जाता है कई सालों से। मेरे भाई इतना करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, टेंशन बिल्कुल लेना है। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स कमेंट कर सकते हो। ठीक, अब हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्या है, कला संबंध शोध का, उसका भाई क्या है, कार्यफलन किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। इसमें आपको ये लिखना है, हेडिंग डालना है कार्यफलन, फिर ऐसा ये लिखना है कि वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु के पृष्ठ से, क्या लिखा है कि वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं या लिखते हैं। तो W बराबर क्या होता है, HV0 या H बराबर या W बराबर HV0। इतना कर देना है, ज्यादा कुछ 3 तगड़ा नहीं लगाना है, इतना आसान है। 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो भाई यहाँ से भी आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। यही इतना करना है। अगर आप कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स खाली रहता है, कमेंट कर सकते हो, कैसी वीडियो खराब अच्छा कुछ भी हो, लेकिन कमेंट जरूर किया करो। अब आपको करना क्या है, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है और साथ ही साथ नोट किया करो, तो उससे आपको ज्यादा जरूरी होता है। देखिए एग्जाम नगीचे आ गया है, मतलब निकट आ गया है, अब आपको तैयारी डबल करना पड़ेगा। तो मेरे भाई मेरा कहना समझो। ठीक, अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। आप इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे भाई। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर। हम बात करते हैं मेरे भाई तीसरा नंबर क्या लिखा है, तीसरा नंबर ये लिखा है कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं। क्वेश्चन इस तरह पूछा जाएगा कि देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। ये 3 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसे दोस्तों आपको आंसर की बात की जाए तो इससे सटीक आंसर आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। आंसर क्या है कि देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है। नहीं समझ पाए, लिखा क्या है कि देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। इससे आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है। मेरे भाई आप समझ नहीं पा रहे हो, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या लिखा है, देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके, जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन कर सके। इसे V0 से प्रदर्शित करते हैं। इससे कम आवृत्ति के प्रकाश से धातु से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, इसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। इतना लिखने के बाद आपका यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर आपका
पक्का हो जाएगा, लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा, कम से कम यहाँ से लेकर यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, काफी कठिन है, कठिन कुछ नहीं है, याद हो जाएगा 2-3 बार अगर आप याद करते हो तो गारंटेड है आपको याद हो जाएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो मेरे भाई अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो जैसा दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं चौथा नंबर पर। कैमरा भाई प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए, ठीक, परिभाषित कीजिए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट 3 नंबर या 5 नंबर पूछा जाता है। तो इसका सटीक आंसर क्या है, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्कर ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों के या किए गए प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए गए हैं। नहीं समझ पा रहे हो, फिर देखो क्या लिखा है, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्कर ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में कुछ किए गए परीक्षणों या किए गए प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए गए हैं। इसे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहते हैं, ठीक, इतना लिख लेना यहाँ तक। फिर नंबर 1 डालना है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर। ये क्या लिखा है, धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है भाई। दूसरा नंबर क्या लिखा है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं, लिखा है कि निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। नंबर क्या लिखा है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर, है ना, क्या लिखा है, आवृत्ति के, क्या लिखा है भाई, आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है या बढ़ता है, ठीक, इतना करना है। यहाँ पर आपको चौथा नंबर भी क्लियर, अगर आप इसे अच्छे से लिखते हो 3 नंबर या 5 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। चलिए मैं बात करने लगा 5वां नंबर। अब हम बात करते हैं 5वां नंबर क्या है। 5वां नंबर क्या है कि प्रकाश के व्यतिकरण से क्या समझते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। क्वेश्चन आपको इस तरह पूछा जाएगा कि प्रकाश के व्यतिकरण लिखिए तथा इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए, कम से कम 3 शर्तें या 2 शर्तें तो लिखिए। तो क्वेश्चन ये रहेगा। अब बात करते हैं आंसर में भाई क्या है, आंसर ये कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। मैंने क्या बोला मेरे भाई कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम लगभग 0, मैंने क्या बोला, कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम लगभग 0 होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मेरे भाई अब रही बात क्या है, आवश्यक शर्तें, कम से कम 2 या 3 आवश्यक शर्तें लिखिए, क्योंकि 5 नंबर में आता है, कभी कभी 5 नंबर में तो कभी कभी 8 नंबर में, लेकिन हम आपको पक्का मान चलिए मेरे भाई, नहीं समझे, कहना तो ये कभी कभी 5 नंबर पूछा जाता है, कभी कभी ये 8 नंबर में भी पूछा जाता है, लेकिन हम आपको सेफ नंबर बता के चले। कई सालों से 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, कई सालों से कई बार पूछा चुका है 5 नंबर में, ठीक। तो मेरा कहना समझ, अगर आप पढ़ने में चाहते तो आप खुद ही समझ गए, इसमें कोई बताने की बात नहीं है। अब रही बात क्या आवश्यक शर्तें, तो कम से कम 2 शर्तें या 3 शर्तें लिखना चाहिए, वो भी आसान। पहला नंबर क्या है, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य क्या है, बराबर, हिंदी में लिखना है आपको, बराबर होनी चाहिए। दूसरा नंबर क्या है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। तीसरा नंबर क्या है, दोनों प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए। बस आप 3 ऐसे है ना आवश्यक शर्तें लिख देना है, परिभाषा लिख देना है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ना। तो मेरे भाई अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो जैसा दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम बात करते हैं 6वां नंबर। अब हम बात करते हैं 6वां नंबर के बारे में। 6वां नंबर ये लिखा है कि नेत्र की समझन क्षमता किसे कहते हैं, परिभाषित कीजिए। डायरेक्ट 3 नंबर का आता है, फिजिक्स सेकंड का है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 3 नंबर का आता है मेरे भाई। आंसर इसका बहुत सटीक है, अगर आप क्वेश्चन बैंक से अगर आप याद करोगे तो काफी आसान होगा, इससे ज्यादा मेरा आसान है। क्या है कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसे हम नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं। नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से देखिए आराम, ठीक। लिखा नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इसे नेत्र की समझन क्षमता कहते हैं, कहलाती है, ठीक है भाई। अब बात करते हैं 7वां नंबर क्या है, क्यूरी की परिभाषा दीजिए। ये क्वेश्चन है, क्यूरी की परिभाषा लिखिए या क्यूरी की परिभाषा दीजिए। अब इसका आंसर क्या है भाई, ये 3 नंबर का है, ठीक। अब रही बात इसका आंसर क्या है, आंसर आसान है, ठीक। क्या आपको करना क्या है, लिखना यह है कि यह रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। नहीं समझे, क्या लिखना है कि यह रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है, इसको इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, ठीक। फिर
क्या लिखा है, यदि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 3.7 गुणे 10 विघटन प्रति सेकेंड होते हैं तो उस पदार्थ का सक्रियता 1 क्यूरी होगी। बस इतना करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। एक और बहुविकल्पीय क्वेश्चन इसी से बनता है कि 1 क्यूरी बराबर कितना होता है। तो आपको ये लिखना है कि एक यही इसी के बाद इतना लिखना है। एक क्वेश्चन और बनता है कि 1 क्यूरी बराबर कितना होता है, तो बोलोगे आप क्या 3.7 गुणे 10 विघटन प्रति सेकेंड। ठीक है भाई, क्या लिखना है कि है ना 1 क्यूरी बराबर 3.7 गुणे 10 विघटन प्रति सेकेंड या फिर बेकुरल। ठीक है भाई, मेरा कहना समझ गए, इंपॉर्टेंट है ये दोनों के दोनों। तो अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो ये आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छा होगा। तो करना क्या है, स्क्रीनशॉट। तो आप इसके साथ ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 8वां नंबर। हम बात करते हैं 8वां नंबर क्या है भाई, 8वां नंबर ये लिखा है कि समस्थानिक तथा संभारिक को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित लिखिए। तो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है, समस्थानिक का हेडिंग डालना है, समस्थानिक अथवा समप्रोटॉनिक। ठीक, एक ही बात होता है। आप ये हेडिंग आपको डालना है, फिर लिखना क्या है, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। मैंने क्या बोला, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उस तत्व के समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। इस प्रकार किसी तत्व के विभिन्न समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक, क्या बोला, समस्थानिकों के परमाणु क्रमांक Z समान होते हैं परंतु द्रव्यमान संख्या A भिन्न भिन्न होती है। इतना कर देना है, बाकी कुछ नहीं, बस हो गया। ठीक, समस्थानिक आपका हुआ, अभी संभारिक नहीं हुआ। उदाहरण इसमें क्या लिखना है कि हाइड्रोजन H लिखना है, फिर 1H1 1H2 1H3। ठीक, आसान भी है, देखिए 1 2 3 1 1 1। ठीक, फिर लिखना क्या है, ऑक्सीजन है ना 8O16 8O17 8O18 16 17 18 की बढ़ोतरी हो रही। तो भाई ऐसे ही करना है। तो क्या लिखा है, समस्थानिक में है ना प्रोटॉन संख्या समान होती है, तो समान प्रोटॉन संख्या समान, मतलब आपको ऐसे करना है। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर ही सकते हो। मैंने आपको अभी समस्थानिक बताया, अभी समभारिक बाकी है, इसका भी हेडिंग डाल के बताना है। तो इतना पहले आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मतलब कि अभी आपने समस्थानिक क्लियर किया, अभी आपका संभारिक बाकी। तो फिर भाई आपने स्क्रीनशॉट ले लिया और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो ये आपके लिए बहुत बेहतर और अच्छा होगा। चलिए मैं बात कर रहा हूँ संभारिक। तो अब आप लिखना क्या है, डाल के लिखना है संभारिक। मैंने समस्थानिक बता दिया, अब हेडिंग क्या हो जाएगा, संभारिक। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि ऐसे नाभिकों को जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, दो का मतलब जानते क्या होता है कि भिन्न भिन्न होती है, उसे हम संभारिक कहते हैं। ठीक है भाई, आप क्या लिखना है, इन करना क्या है, इन नाभिकों का परमाणु क्रमांक Z से परमाणु क्रमांक Z से, वही तो लिखा है कि इन नाभिकों का परमाणु क्रमांक Z भिन्न भिन्न, दो का मतलब होता है भिन्न भिन्न तथा द्रव्यमान संख्या A समान होती है, अतः आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण की बात की जाए तो 1H3 तथा 2He3 मतलब हीलियम का 3 घात 7NH14 तथा C6C14, ये आपका रहा उदाहरण। ऐसे ही आपको करना है, ज्यादा और कुछ नहीं करना है। अब आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट। आप इसके साथ ले लिया होगा और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी कोई दिक्कत है इस वीडियो में तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए तो प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।